तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। जैसे कि आप लोगों को पता है 8th पे कमीशन 2026 के अंदर जो लागू होने वाला है, लेकिन वो सीधा सीधा रूप से जीडीएस के ऊपर लगने वाला नहीं है। लेकिन उसके लिए जो यत्न जो जद्दोजहद किया जा रहा है यूनियन के द्वारा, उसमें कुछ हद तक नई नोटिफिकेशन आ चुका है उसी 8th पे कमीशन को लेकर, तो जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ एंड तक वीडियो को ज़रूर वॉच करिएगा। इसमें हम बताने वाला है कि जो 8th पे वेतन जो मिला उसको मंजूरी मिली है कि नहीं मिली है, मिली है तो कब से लागू होने वाला है और कितना फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है। और बाद में बात करेंगे जो सैलरी आपकी रहेगी वो कितनी रहने वाली है, और जीडीएस के जो धरना प्रदर्शन भी करेंगे उस सब चीज़ को आप मिलेगी। आपको बस एंड तक वीडियो को जरूर वॉच करना है, क्योंकि इसके अंदर केवल मंजूरी ही नहीं बल्कि आपको सैलरी भी बताई जाएगी फिटमेंट फैक्टर के अनुसार। जो एक एक्चुअल फिटमेंट फैक्टर बताया गया है कि जितने फिटमेंट फैक्टर के बीच में एक क्राइटेरिया रखा गया है कि इन दोनों फिटमेंट फैक्टर के बीच में कुछ भी रहने वाला है, तो उन चीज़ों को हम देखते हुए आपको बताने वाले हैं। आपके एबीपीएम की सैलरी कितनी रहने वाली है, डाक सेवक की सैलरी कितनी रहने वाली है, प्लस में हम बताने वाले जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उसका कुछ प्रभाव पड़ रहा है या फिर ऐसे ही बेफुजिली रूप से ही धरना प्रदर्शन किया जा रहा है कि सरकार की उसके ऊपर नज़र है या नहीं है। एंड तक वीडियो जरूर वॉच करिए, पूरी जानकारी मिल जाएगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। चलिए, जैसे ही आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आपको ऑफिशियल लेटर दिखेगा यूनियन के द्वारा जो आउट हुआ था, जो 27 मार्च को आउट हुआ था। थोड़ा सा डिले हो गया वीडियो बनाने में, लेकिन कोई ना, अब से कंटिन्यूटी बनी रहेगी। थोड़ा सा मार्च मंथ है, सबको पता है काफ़ी ज़्यादा काम रहता है ऑफिस के अंदर। तो अब यहाँ पर अब अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के सभी मंडल अध्यक्ष, शाखा सचिव, अखिल भारतीय पदाधिकारी को लिखा गया है। ठीक है, प्रिय साथियों, डाक क्षेत्र में है हाल ही में हुए घटनाक्रम, खास तौर पर ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के संबंध में तत्काल ध्यान देने और सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है। ठीक है, संगठनात्मक लामबंदी के लिए नीचे महत्वपूर्ण अपडेट दिए गए हैं, जो निर्देश दिए गए किस किस रूप में वो निर्देश दिए हैं कि किस प्रकार से ध्यान देना है। एंड तक देखिएगा प्लीज़। सब लाइक कर देना, अभी लाइक नहीं किया तो प्लीज़। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। पहला जो पॉइंट है, जो 25 जनवरी 2025 को मंडल स्तरीय धरना हुआ था उसके बारे में बताया गया है कि धरना कई मंडलों में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया और 3 मार्च 2025 के जंतर मंतर पर सबको पता है वहाँ पर धरना किया गया और सक्रिय भागीदारी देखी गई, जिसमें आसपास के सभी मंडलों ने अच्छी खासी भागीदारी की थी। लेकिन कुछ क्षेत्रों में भागीदारी कम रही, क्योंकि वहाँ पर होंगे किसी कारणवश, और इसमें अंतराल की पहचान करने और सुधारात्मक उपाय करना महत्वपूर्ण है। भागीदारी रणनीति को मजबूत करने से भविष्य के कार्यक्रम अधिक मजबूती भागीदारी वाली हमारी उचित मांगों की प्राप्ति सुनिश्चित होगी। यानी यहाँ पर केवल यही कहा गया है 2025 फरवरी के 2025 के अंदर जो धरना प्रदर्शन किया गया था और 3 मार्च को जो धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे हुआ था, उसका कोई भी बेनिफिट यहाँ पर नहीं हुआ था। ठीक है, यहाँ पर उस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है कि उसका कोई परिणाम निकला कि नहीं निकला। ठीक है, और यहाँ पर क्या कहा गया कि जिन्होंने शामिल हुए थे उनके बहुत शुक्रिया अदा की है। प्लस में जिन्होंने नहीं किया है तो उनको अनुरोध किया गया कि भाई नेक्स्ट टाइम जो धरना प्रदर्शन करेंगे उसमें ज़्यादा मात्रा में आप लोग भी हमारे भागीदारी देना, बस ये कहा गया है। और यहाँ पर 30 अप्रैल 2025 के से पहले सदस्यता अभियान, यह अभियान है, उसके बारे में क्या है कि पहला पूरा किया 30 अप्रैल से पहले पूरा करना चाहिए था। ठीक है, CHQ के निर्देश अनुसार सभी डिविजनल और ब्रांच सेक्रेटरी के ब्रांच पोस्ट ऑफिस के व्यापक दौरा करना चाहिए, बिल्कुल सही है। नए भर्ती किए गए जीडीएस सदस्यों को नामांकित करने चाहिए और पहले से प्रसारित घोषणा पत्र 25 को इकट्ठा करने चाहिए। इस फॉर्म में SSPO, SPO और SRAMS को SRMS को समय पर जमा करना चाहिए, आवश्यक है। संगठन को मजबूत करने के लिए सदस्य नामांकन और अधिकतम प्राथमिकता बनी हुई है। यानी यहाँ पर बताया गया जो नहीं हो रहा उनके सभी डॉक्यूमेंट को जल्दी जल्दी किया जाना चाहिए। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ है। ठीक है, याद देखिएगा आप। यहाँ पे क्या किया गया, पोस्टल JCA कार्यक्रम और मई 2025 में राष्ट्रीय व्यापक हड़ताल, यानी कि मई मंथ में जो व्यापक तौर पर हड़ताल हुई थी उसके धरना की है। तत्काल कार्यालय 2025 को लागू होने मशीनीकरण और स्वतंत्र वितरण, यानी IDC के तहत जो उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था वो है, वो शहीद विभाग के मई में किया जाने वाला है। ठीक है, विभाग के कर्मचारी विरोध उपायों और सदस्यों को शिक्षित करें, हड़ताल के लिए सदस्यों को संगठित करें और निरंतर प्रतिरोध के लिए तैयार रहें। ठीक है, इस बात पर जोर दे रहे हैं कि नीति नौकरी को सुरक्षित और सेवा शर्तों को खतरे में डालता है। एकजुट प्रतिरोध का कार्य समझौता नहीं है किया जाता है। यानी यहाँ पर IDC को रोक लगाने के लिए
यानी आईडीसी को पूरी रूप से यहाँ पर खारिज करने के लिए और इस जो सरकार के द्वारा जो नई नीति लाई गई आईडीसी को लेकर उसको खारिज करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए कार्य कर रही है यूनियन, यानी प्राइवेटाइजेशन के प्रति विरोध व्यक्त कर रही है। प्लस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था यहाँ से, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 8वें वेतन आयोग जीडीएस के समावेश, यानी जल्दी से जल्दी गठन अभी होना बाकी है, कितना है वो गठन हुआ नहीं है लेकिन मंजूरी मिल गई है, और जीडीएस के समावेश अभी भी लंबित है, यानी इसके ऊपर अभी तक कोई डाटा इन्फॉर्मेशन नहीं निकल के आया कि उसको शामिल कर लिया गया, अभी कुछ नहीं हुआ है भाई। जो भी आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि भाई सब 8th पे कमीशन में जीडीएस को शामिल कर लिया गया है, ऐसा नहीं है। शामिल करने के लिए ही धरना प्रदर्शन किया जा रहा है यहाँ वहाँ, लेकिन शामिल किया जाएगा, थोड़ा डिले हो सकता है। अगर अभी मंजूरी मिल जाती तो खुशखबरी ये रहेगी कि आपकी 1 जनवरी से मिल जाएगी, अदरवाइज़ आपको वेट करना पड़ेगा। आपको मैं यही कहूँगा थोड़ा वेट कर, तो वेट को ही लेके चलिए, ऐसा नहीं है कि 1 जनवरी से मिलने वाला है। ठीक है, समावेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रभाव कार्यभार, नई चुनौती और विशिष्ट डेटा का विवरण आरटीआई आवेदन के माध्यम से सीएचक्यू को प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, आरटीआई था, और सीएचक्यू वेतन आयोग को प्रस्तुत करने के लिए एक वैज्ञानिक साक्ष्य आधारित ज्ञापन संकलित कर रहा है। यानी यहाँ पर एक आप मान सकते हैं कि पूरी रूप से यहाँ पर जीडीएस अपने % पे है कि 8th पे कमीशन में जल्दी जल्दी शामिल हो जाए, लेकिन अभी तक शामिल होने के प्रति सरकार के द्वारा से कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें निकल के नहीं आई है, संचार मंत्री के माध्यम से कोई भी इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आई है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर रूप से यहाँ पर कार्य किया जा रहा है यूनियन के माध्यम से। स्वीकृति और भविष्य की तैयारी क्या क्या है। सीएचयू उन सभी साथियों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता है जिन्होंने पीजेसी संघर्ष कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया। उसका संपूर्ण और एकजुटता हमारे सामूहिक संकल्प मजबूत करती है। आगामी संघर्षों के लिए तैयार रहे आवश्यक है। हड़ताल, प्रदर्शन, वकालत अभियान सहित भविष्य के आंदोलन के सभी संगठन सुनिश्चित करना है, उनको तैयार रहने के लिए कहा गया है। लेकिन जो उनके अपकमिंग जो मांगे वो ये है कि सदस्यता अभियान को प्राथमिकता दे और पात्र जीडीएस को 100 नामांकन सुनिश्चित करें, और हड़ताल की तैयारी और प्रतिरोध रणनीति पर चर्चा करने के लिए बैठक आयोजित करें। ठीक है, एकता और एकजुटता हमारी सबसे बड़ी ताकत है, इसमें बला बला जो XYZ जो है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो केवल यही थी। अब बात करेंगे यहाँ पर 8th पे कमीशन के बाद आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी आफ्टर 8th पे कमीशन। देखिए अगर 12,000 है, फिटमेंट फैक्टर अभी कितना है 2.6 से लेकर 2.83 तक माना गया है, इसके बीच में आपका डाटा रहने वाला है, तो हम 2.6 और 2.83 को लेकर चलते हैं। अगर बीपीएम की सैलरी 12,000 तो इसको इंटू 2.6 कर दीजिए तो 31,200 आपकी बेसिक सैलरी हो जाएगी। डीए आपकी 0 हो जाएगी, क्योंकि डीए आपकी महंगाई भत्ता ही होता है। जब आपकी महंगाई भत्ता आपको मिल ही चुकी है तो दोबारा डीए नहीं होगा। अब यहाँ पर डीए आपके 1 से शुरू होने वाला है। 12,000 2.85 को ले लिया जाए तो 34,200 हो जाएगा, और डी आपकी 0 हो जाएगी, जैसे कि बीपीएम की ये रहने वाली है। यानी आपका पहला आंकड़ा रहेगा 31,200 और दूसरा आंकड़ा रहेगा 34,200, यानी ये आपकी सैलरी रहने वाली बीपीएम की। अब यहाँ पर बात की जाएगी जीडीएस एबीपीएम डाक सेवक सैलरी आफ्टर 8th पे कमीशन कितनी रहेगी, 10,000 है, और 2.6 को हम जोड़ते हैं तो 26,000 हो जाएगी आपकी। डी हो जाएगी 0, जैसे कि बताया था, जैसे बीपीएम की भी। और बात रहेगी यहाँ पर कि 10,000 है, 2.85 है तो ये 28,500 आपकी हो जाएगी। अगर ये 2.85 की फिटमेंट फैक्टर लगता है तो 0 इसकी भी हो जाने वाली है। तो जिसने अभी यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज़ कमेंट कर बताना वीडियो कैसी लगी, कुछ इन्फॉर्मेशन कोई मिस तो नहीं हो रहा है, या फिर कुछ ऐसा लग रहा हो कि हाँ इनरेगुलर चल रहा हूँ, तो रेगुलरिटी के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, इनरेगुलरिटी के लिए माफ़ी मांगता हूँ। रेगुलर अब वीडियो आपको देखने को मिलने वाली है। एंड तक वीडियो वॉच करने के लिए शुक्रिया, आभार व्यक्त करता हूँ। लाइक कर देना ताकि मेरे को ये लग जाए कि हाँ किसी को इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प हुई है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। जब तक के लिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक।